Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students and a very warm welcome to Z English classes. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर से थोड़ा सा हटके है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम एकेडमिक राइटिंग पे एक वीडियो अपलोड कर दें। तो आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने एकेडमिक राइटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है और अपलोड की है। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके जो भी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे वो क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। First of all, we will discuss the introduction of academic writing. Academic writing is the writing you have to do for your university courses. ये एक ऐसी राइटिंग स्किल होती है, एक ऐसी राइटिंग होती है जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी कोर्सेज के लिए करते हैं। आई मीन टू से कि आप अपनी डिग्री हासिल करने के लिए इसको कर रहे होते हैं। Instructors may have different names of academic writing assignments, essay पेपर, रिसर्च पेपर और टर्म पेपर। अब डिफरेंट इंस्ट्रक्टर जो है वो इस एकेडमिक राइटिंग को डिफरेंट नेम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, रिसर्च पेपर की करवाई जाती है, ट्रम पेपर की करवाई जाती है, लेटर राइटिंग की करवाई जाती है, स्टोरी राइटिंग की करवाई जाती है। तो ये तमाम टाइप्स जो हैं राइटिंग की ये आपकी एकेडमिक राइटिंग होती हैं जो कि आपके कोर्सेज को कंप्लीट करवाने के लिए आपसे करवाई जाती है। Academic writing is different from creative writing or personal writing, which is the kind of writing you do when you write stories. अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। अब एकेडमिक राइटिंग मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि एक ऐसी राइटिंग होती है जिसका पर्पस आपका क्या होता है, अपने सेमेस्टर को कंप्लीट करना, अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना। और जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उसका मकसद ये होता है कि वो आपकी फ्री विल होती है, वो आप अपने प्लेयर टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जब आप फ्री होते हैं, तो जिन लोगों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वो फ्री टाइम में कुछ ना कुछ राइट करते रहते हैं। कुछ लोग कालम निगार हैं, कुछ लोग स्टोरीज राइट करते हैं, कुछ लोग नॉवल लिखते हैं। तो ये जो आपकी पर्सनल राइटिंग होती है इसका पर्पस ये नहीं होता कि आपने कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करनी है या कोई कोर्स कंप्लीट करना है। इसका पर्पस सिर्फ अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करना, फॉर योर ओन सेक, अपने सेक के लिए कर रहे होते हैं। आप इसके लिए बाउंड नहीं होते कि आपने इसको इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है या ये आपकी यूनिवर्सिटी के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कंपल्सरी है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्रिएटिव राइटिंग जो होती है ये आपकी पर्सनल राइटिंग होती है जिसमें आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, अपने जो फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज करते हैं और आपके जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको आप इन्हांस कर रहे होते हैं, उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। Creative writing and personal writing are informal, so you may use slang, abbreviations and incomplete sentences. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रिएटिव राइटिंग जो होती है वो अपने आप अपने ओन प्लेयर के लिए कर रहे होते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कर रहे होते हैं। तो ये फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती है। अब आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस बताती चली जाऊं कि फॉर्मल राइटिंग्स वो होती हैं जो हम अपनी एकेडमिक पर्पस के लिए करते हैं और इनफॉर्मल राइटिंग्स वो होती हैं जो एकेडमिक पर्पस से हटके होती है, हमारी पर्सनल पर्पस के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल आप लोगों को इस तरह से समझ आएगी कि हमारी फॉर्मल एजुकेशन भी होती है और नॉन फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है। अब आप देखें कि फॉर्मल एजुकेशन हमारी वो होती है जो हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाकर गेन करते हैं, लर्न करते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी वो होती है जब हम जो हम कोरस्पोंडेंस के जरिए से लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, यहाँ से हम लोग जस्ट ये है कि खत्तो किताबत के जरिए से हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो रही होती है। और एक हमारी होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, वो होती है जो हम अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से डिफरेंट हैबिट सीख रहे होते हैं, एथिक्स सीख रहे होते हैं, डिफरेंट चीजें सीख रहे होते हैं। तो इसी तरह से फॉर्मल राइटिंग वो होती है जिसमें आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो अप करना पड़ता है। लेकिन इनफॉर्मल राइटिंग में आप लोगों की फ्री विल होती है, आप लोग उसमें एब्रीवेशंस भी यूज कर सकते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस मीन कि कभी आपने नॉवल पढ़ा हो, कभी कोई स्टोरी पढ़ी हो, तो बात करते करते आगे 2 और 3 डॉट्स लगा देते हैं, बात
कंप्लीट नहीं करते, इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं उस सेंटेंस को, ताकि ऑथर जो है वो उससे खुद मीनिंग परसीव करें। लेकिन एकेडमिक राइटिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने जो भी चीज लिखनी है क्लियर लिखनी है, एक स्पेसिफिक स्टाइल में लिखनी है, स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करना है। However, academic writing is formal, so you should not use slang. आपको स्लैंग वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते। स्लैंग जो एक आम सी वोकैबुलरी होती है वो आप उसके अंदर यूज नहीं कर सकते। ऑल्सो यू शुड टेक केयर ऑफ टू राइट कंप्लीट सेंटेंसेस एंड टू ऑर्गेनाइज देम इन अ सर्टेन वे। तो एकेडमिक राइटिंग में आपको कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने होते हैं और उनको एक सर्टेन वे में ऑर्गेनाइज करना होता है। उनके दरमियान आपने कोहेरेंस क्रिएट करनी होती है, उनके दरमियान एक राब्ता होना चाहिए कि फर्स्ट में आपने ये बात की, इसके सीक्वेंस में आपने ये बात की, थर्ड में ये बात की, और एट द एंड आप ये बात कर रहे हैं, और वो चीजें एक लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेयर एकेडमिक राइटिंग इज यूज्ड, तो ये नीचे लिस्ट दी गई है जिनमें एकेडमिक राइटिंग जो है वो इंक्लूड है। अब देखिए बुक्स एंड बुक रिपोर्ट्स, ये आप लोग लिखते हैं, एकेडमिक राइटिंग की एक टाइप है। ट्रांसलेशंस, एसेस, रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल, जो कि एमफिल के स्टूडेंट्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स लिखते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा जाता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट लोगों ने जो रिसर्च पेपर किया होता है उसके ऊपर आकर वो उनको टाइम दिया जाता है और वो अपना प्रेजेंट करते हैं। थीसिस, थीसिस जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएस में अगर आप लोग 8th सेमेस्टर में होते हैं तब भी आपको थीसिस करना पड़ता है, एमफिल में आपको थीसिस करना पड़ता है, और पीएचडी में भी आपको थीसिस करना पड़ता है। तो थीसिस राइटिंग जो है ये हमारी एकेडमिक राइटिंग है। दीज आर राइटिंग टू obtain an advanced degree at a college or university. एब्स्ट्रैक्ट, अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट ऐड कर दिया गया है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जब आप समटाइम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहीं पीएचडी के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है इन योर ओन कंट्री और फॉरेन कंट्रीज, तो वो आपसे कहते हैं कि आप हमें अपना एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करवाएं, ताकि हम उस एब्स्ट्रैक्ट को देखकर आपको कैटेगराइज कर सकें कि आप एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट। तो पूरा जो आपने एक थीसिस अगर राइट किया है 100 पेजेस का है या मोर देन 100 पेजेस का है, तो उसकी फुल एक समरी जो होती है वो आपने 1 पेज के ऊपर लिखनी होती है, और ऑलमोस्ट ये 700 वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर आप अपने टॉपिक को बताते हैं, टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं, उसको सिग्निफिकेंस बता रहे होते हैं, आपने कौन सा मेथड यूज किया है अपनी रिसर्च में या करना है, और इसके अलावा आपके रिजल्ट्स और क्वेश्चन या आपने इंटरव्यू लिया है या आपके टूल्स क्या थे, वो तमाम चीजें आप इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस। और प्रोसेस हम कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट प्रोसेस, विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम जब तक किसी चीज की प्लानिंग नहीं करते हम लोग उस चीज को कंप्लीट कर ही नहीं सकते। Academic writing distinguishes from other forms of writing by its rules and practices. Academic writing दूसरी writing से different होती है क्योंकि इसमें हमने specific rules को follow करना होता है as well as specific practices को देखना होता है। Therefore, to write a good academic paper, you need to follow distinguish 7 steps. अब ये 7 steps हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है और फिर ही आप एक अच्छा एकेडमिक राइटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी, डिटेल जो है नीचे दी गई है। थिंकिंग स्टेज, अब देखें अगर आप लोगों को यह कहा जाए कि आप लोग ऐसे राइट करें, तो या तो उसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं। या तो टीचर कहता है इट्स योर ओन चॉइस, कि आप अपनी चॉइस में से कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लें और उसके ऊपर ऐसे लिखें, या टीचर आपको कोई टॉपिक असाइन कर देता है और आपने उसके ऊपर ऐसे लिखना होता है। अब सिचुएशन कोई भी हो, either you have selected your topic your own self or your teacher assigned you the topic, टीचर असाइन करते हैं या आपने खुद उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है थिंकिंग स्टेज। आपने उसके बारे में सोचना होता है कि ये जो मैं टॉपिक मुझे मिला है या जो मैंने सिलेक्ट किया है इसके बारे में मैं कितना जानता हूँ या जानती हूँ, इसके बारे में मुझे कितनी भावनाएं है, मजीद मुझे इसके बारे में क्या क्या चीजें सर्च आउट करनी है, वो तमाम आप अपने माइंड में एक स्केच बना लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको आती हैं, इसके बारे में क्या क्या नहीं आती, जिनको आपने सर्च आउट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेज आपकी आ जाती है रिसर्च स्टेज। अब यहाँ पर आकर आप क्या करते हैं कि उन चीजों को, उन एस्पेक्ट्स को सर्च करते हैं
गूगल करते हैं ताकि आप उनके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकें। और थर्ड स्टेज हमारे आई थी आउटलाइन स्टेज। ये वो स्टेज है जिसके अंदर आप आपने जो सोचा था उसको सर्च आउट किया, सर्च आउट करने के बाद आपने उनकी आउटलाइन बनाई। कि फॉर एग्जांपल कि मैं इस टॉपिक पर ऐसे लिखने जा रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले इसमें ये बात ऐड करनी है, सेकंड नंबर पे मैंने ये लिखना है, थर्ड पे मैंने ये लिखना है, एंड फोर्थ पे मैंने ये लिखना है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं ये आपकी प्लानिंग प्रोसेस में आती हैं। अभी तक आपने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ आपने इसके ऊपर प्लानिंग ही की है कि टॉपिक को सोचा है, उस टॉपिक को रिसर्च किया है, सर्च किया है उसके बारे में आउटलाइन बनाई है। सारे प्लानिंग प्रोसेस में आ जाती हैं तीनों स्टेप्स। जब आप एक प्लानिंग कर लेते हैं तो आप उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग स्टेज। अब आपने जब प्लानिंग कर ली, आउटलाइन बना ली, तो आप उसको राइट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उसको फर्स्ट शेप दे देते हैं। जो आपके माइंड में चीजें थी अब तक वो आपने पेपर के ऊपर राइट डाउन कर ली हैं, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आपका 60% काम हो गया। फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करने के बाद आप उस ड्राफ्ट को रिवाइज करते हैं। रिवाइज मीन कि आप उसको पढ़ते हैं, उसको रीड आउट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, या कोई सीक्वेंस जो पहले बात करनी थी वो एंड में कर दी और एंड वाली बात आपने पहले कर दी। रिवाइज करने के बाद जब आप लोगों को लगता है कि अभी कुछ कमी बेशी रहती है, या कुछ एडिशन करने वाली है, या कुछ डिलीट करने वाला है उसके अंदर, तो फिर आप उसमें से उसको काट छांट करते हैं, उसमें से कुछ निकालते हैं, कुछ उसके अंदर ऐड करते हैं। जब आप एडिटिंग का प्रोसेस कर लेते हैं तो वो आपकी फाइनल चीज बन जाती है। तो वो आपकी होती है फाइनल वर्जन स्टेज। अब इसमें आपने अपनी चीज को फाइनल लुक दे दी, अब वो बिल्कुल तैयार है आप मार्केट में जाने के लिए, या चेक करवाने के लिए, या सबमिशन के लिए। तो ये 7 स्टेजेस हैं जिनको आपने करना होता है। इनमें से जो आपकी फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं वो आपकी प्लानिंग प्रोसेस होता है, जिसमें आप जस्ट प्लानिंग कर रहे होते हैं। जो आपकी फोर्थ वन स्टेज है वो स्टेज है जहां पर आपने जो आपकी प्लानिंग होती है उनको एक शेप दे देते हैं। ट्रांसफर इन अ फर्स्ट ड्राफ्ट आउटपुट, आप उसको एक शेप दे देते हैं, उसे बना देते हैं। उसके बाद जो आपकी फिफ्थ एंड सिक्स स्टेज है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, वो जो आपने फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया है उसको रिवाइज कर रहे होते हैं और उसमें एडिशन कर रहे होते हैं। एडिशन कुछ चीज ऐड भी कर लेते हैं, कुछ उसमें से स्किप भी कर देते हैं, कुछ डिलीट भी कर देते हैं, ओमिशन भी हो सकती है। और ये तमाम करने के बाद जो आपका फाइनल स्टेज आती है वो फाइनल वर्जन स्टेज होती है, जहाँ पे आपकी चीज जो है, जो आपका ऐसे है या कुछ भी है, वो बिल्कुल रेडी होता है। अब हम इसमें थिंकिंग को देखते हैं। थिंकिंग स्टेज यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। थिंकिंग या ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्या मतलब होता है कि अपने आप को मेंटली उस चीज के लिए तैयार करना, अपने माइंड को खंगालना, अपने माइंड को चेक करना कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। व्हेन यू हैव अ टॉपिक स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आपके माइंड में एक टॉपिक आ जाता है तो अपने माइंड में चेक करते हैं क्या क्या चीजें आपके माइंड में आई हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही सिंपल से देती हूँ कि आप लोगों को कहा जाए कि आप लोगों ने माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखना है या माई बेस्ट टीचर पे। तो सबसे पहले ये बहुत इजी एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि सब लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और ये बहुत इजी टॉपिक है और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आपसे कहा गया है कि माई बेस्ट फ्रेंड पे मजमून लिखें या माई बेस्ट टीचर पे लिखें। तो टॉपिक आपके माइंड में आ गया, फौरन से आपने क्या स्टार्ट किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट की कि कौन सा वो टीचर है जो मेरा बेस्ट टीचर है या मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट की, फौरन से उस टीचर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया। आपके माइंड में जो जो बातें थी उनसे रिलेटेड वो आपने माइंड में स्केच बना लिया उनका, और फिर आपने लिखना शुरू कर दिया। जब आपने लिखा फिर आपने उसको जब पढ़ा तो आपने कहा नहीं है, इसमें मुझे ये चीज ऐड करनी चाहिए थी, इस सेंटेंस को इस तरह से लिखना चाहिए था या इस तरह से नहीं लिखना चाहिए था। तो फिर आप उसमें एडिटिंग करते हैं या कुछ कुछ उसमें से चीजें ओमिट कर देते हैं, और फिर फाइनल वर्जन, फाइनल स्टेज उसकी आ जाती है, वो फाइनल उसकी लुक आपके सामने आ जाती है। Write down all the possible answers to your question and write down all the information, opinions and questions you have about your topic. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो तमाम चीजें आप एक रफ स्केच बना लेते हैं जो कि आपके माइंड में होती हैं या जिनके बारे में क्वेश्चंस होते हैं या जो आपके ओपिनियंस होते हैं। Brainstorming will help you see what you already know, what you think and what you think you know. अब इसमें आपको ये पता चलता है कि आप पहले से क्या जानते हैं, मजीद आपने किन चीजों के बारे में सोचना है और किन चीजों के बारे में
सोचने की आपको जरूरत है। एंड वट एल्स यू नीड टू फाइंड आउट अबाउट योर टॉपिक, और मजीद आपने क्या सर्च करना है। राइटिंग थिंग्स डाउन ऑल्सो इंश्योर दैट यू विल नॉट फॉर गेट योर ग्रेट आइडियाज लेटर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जब आपने किसी चीज का इनिशियल जो स्टेज होती है वो सही कर ली है, इनिशियल स्टेप सही ले लिया है, तो फर्दर आप एक सही ट्रैक के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो आपकी पटरी चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, वो सही पटरी के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने इनिशियल स्टेप ही रॉन्ग लिया है, तो आप एंड तक जो है आप कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे और अपना काम जो अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। Research is an ongoing part of the following of writing process. You will start now doing general research to learn more about your topic, but you will continue doing research throughout the writing process. अब रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है कि जब आप उसके ऊपर काम रिसर्च करते हैं, तो ये एंड जब आप उसको फाइनल शेप भी दे देते हैं फिर भी स्टार्ट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ों को डेवलप करते जाते हैं, एक्सप्लोर करते जाते हैं, तो आपको लगता है कि अभी इसमें और चीज़ें भी सर्च होने वाली हैं। स्ट्रक्चर, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में हम लोग ये देखेंगे उसकी बॉडी आ जाती है, उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। द सिंपल स्ट्रक्चर इज एन इंट्रोडक्शन, ऐसे बॉडी, पैराग्राफ्स एंड अ कंक्लूजन। सिंपल आप किसी भी चीज का स्ट्रक्चर ले लें, तो उस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर, सॉरी, स्ट्रक्चर आप पे डिपेंड करता है कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे दिया है। स्टार्ट में इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने उसकी बॉडी, ऐसे बॉडी के बारे में बताना है, मतलब आपने जो भी उसके बारे में लिखना चाह रहे हो, एट द एंड आपने कंक्लूजन करना है। यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स फॉलो अ फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड अदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉमन इन यूनिवर्सिटी असाइनमेंट इज अ report. A report is often organized around the identification of problems or difficulties and its solutions. A report is divided according to clearly labeled sections such as introduction, discussion, conclusion and recommendation. तो रिपोर्ट जो है बनाई जाती है, जैसे कि आजकल कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो ये कहा जाए कि रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिजिकल क्लासेस बेहतर हैं या ऑनलाइन क्लासेस बेहतर हैं, तो उसके आप लोग अपना सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपनी डिस्कशन बताएंगे उसके बारे में, और फिर आप कंक्लूजन बताएंगे कि इसका ये कंक्लूजन है, और फर्दर फ्यूचर में क्या हो सकता है वो आप रिकमेंडेशन देंगे, रेकमेंड करेंगे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी होती है। देयर इज अ सर्टेन amount of planning before you start writing the paper, so it will be analytical and organized. कोई पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, वो एक एनालिटिकल हो और ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। आउटलाइन, अब अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को आउटलाइन देते हैं। a proper outline is must for academic writing. An outline will help you to formulate your thoughts. Outline जब बना लेंगे तो इट्स मीन कि आपने एक सीढ़ी बना ली है अपनी आइडियाज को, अपने थॉट्स को ऊपर तक लेके जाने के लिए। टोन, a formal tone is used. You do not use slang words, jargon and abbreviation. तो आप उसके अंदर फॉर्मल टोन यूज करेंगे, आप उसमें स्लैंग वर्ड्स, आम वोकैबुलरी नहीं यूज कर सकते। जार्गन एक टेक्निकल वोकैबुलरी होती है जो सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज की जाती है, वो नहीं यूज कर सकते, और एब्रीवेशन यूज नहीं कर सकते। अब लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। द लैंग्वेज इन योर पेपर नीड्स टू बी क्लियर। अ thesaurus is a good tool to help you pick just the right words to explain the issues. अब आप इसमें डिफरेंट डिक्शनरीज भी कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज जो होती है आपके अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू, द फोकस ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज टू एजुकेट ऑन द फैक्ट्स, नॉट स्पॉट एन ओपिनियन। अब आप जो चीज लिख रहे हैं उसके अंदर फैक्ट्स भी होने चाहिए, हकाइक पे मबनी होने चाहिए, नहीं कि आपने जस्ट अपना ओपिनियन उसके अंदर दे दिया लेकिन उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। अप्रोच, deductive reasoning is a big part of academic writing, as your readers have to follow the path that brought you to your conclusion. Deductive reasoning and an analytical approach are important in academic writing. Much plannings are needed uh, to have a well organized paper. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि हम जब भी हम कोई चीज राइट करते हैं तो हमारे पास टू अप्रोचेस होती हैं, एक होती है डिडक्टिव और दूसरी होती है इंडक्टिव। तो डिडक्टिव वो होता है जब हम किसी चीज को
इजी से डिफिकल्ट की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो जब भी कोई चीज लिखनी है तो आपने उसको इजी से डिफिकल्टी कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाना है। इम्प्रूव एकेडमिक राइटिंग, आप अपनी एकेडमिक राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्लियर राइटिंग, जो आपने लिखा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गुड राइटर्स स्पेंड sufficient टाइम distilling information before creating their work. Writing details outline can help you clearly organize your thoughts. Effective academic writing begins with solid प्लानिंग, सो मैनेज योर टाइम केयरफुली। सबसे पहले आपने अपने टाइम को मैनेज करना है और जो लिखना है उसको बहुत ही क्लियर वे में लिखना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपके रीडर के लिए प्रॉब्लम हो। एक्सीलेंट ग्रामर, आपकी जो ग्रिप है वो ग्रामर के ऊपर बहुत अच्छी होनी चाहिए। Take the time to learn the major and minor points of good grammar. Proper punctuation and good proofreading skills can significantly improve academic writing. तो आपके पास ग्रामर पे ग्रिप होनी चाहिए, पंचुएशन का पता होना चाहिए कहाँ यूज कर रहे हैं। ये ना हो कि आप बात प्रेजेंट की कर रहे हैं लेकिन आपने जो टेंस यूज किया वो पास्ट का या फ्यूचर का किया हुआ है। तो इन चीजों पे आपने ख्याल करना है। आगे हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंट स्टाइलिस्टिक अप्रोच। Whether your professor expresses a preference to use MLA, APA, APA, choose one style manual and stick to it. अब different आप ये कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट स्टाइल को फॉलो किया जाता है। मोस्टली एमएलए किया जाता है या एपीए किया जाता है। ये एक स्टाइल है राइटिंग का। इसमें हम देखते हैं कि हमने फोन साइज क्या रखना है, पेज के साइड पे जो मार्जिन होता है मार्जिन साइड क्या रखनी है, लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये चीजें आपके लिए बहुत मायने रखती है। अगर आप एपीए को फॉलो कर रहे हैं तो पूरे अपने वर्क के अंदर आपने एपीए स्टाइल को ही लेके जाना है। ये नहीं कि कुछ आपने पेजेस एपीए में कर लिए कुछ एमएलए में कर लिए हैं। ईच ऑफ दीज स्टाइल manuals provide rules on how to write out numbers, references, citations, footnotes and list। तो ये स्टाइल आपको सारी गाइडलाइन देते हैं कि आपने किस तरह से इसको करना है। Writing is a skill that is required in many contexts throughout life. However, academic writing is quite different from personal writing because it follows its own set of rules and practices. एकेडमिक राइटिंग पर्सनल राइटिंग से डिफरेंट है क्योंकि इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। Ideas are usually organized in a formal order or structure, and ideas are supported by references from academic literature. Academic writing follows a particular tone which uses concise, formal and objective language। तो ये कंक्लूजन था इसका कि आपकी एकेडमिक राइटिंग कैसे होनी चाहिए। ये पर्सनल राइटिंग से डिफरेंट होती है। इसमें हम स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपकी टोन होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए चीजें। तो ये हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम इस तरह की मजीद वीडियोस बनाते रहें। बाकी वीडियोस जो हैं इस चैनल पे उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप लोग उनको देखना चाहें तो वहां से लिंक को आप ले सकते हैं।